हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने के लिए मैं फ्लक्स समझाता हूं पहले आपको। ठीक है, तो फ्लक्स को हम जनरल फिजिक्स में बोल देते हैं कि फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई एरिया है, ठीक है, तो उसमें से कितनी एनर्जी जो है वो फ्लो कर रही है, उसमें से पास कर रही है, उसे मैं बोल देता हूं फ्लक्स। ठीक है, तो इसी तरह मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो मैं जनरली बोल रहा हूं, ये लिटरल वर्ड्स हैं। ठीक है, तो एक एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है फ्लो कर रही है, उससे पास कर रही है, उसे मैं बोल दूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है अभी, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से। ठीक है, फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं ना हम इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी ही तो है, तो उसे रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो मतलब क्या है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक एरिया में से पास करती हैं, उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देंगे। ओके, सो हम बोलेंगे फ्लक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो हम बोलेंगे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passes through an area is called electric flux. ओके, तो अभी हम निकालेंगे कैसे, फॉर्मूलेटिकली कैसे निकालेंगे, ये तो हमने डेफिनेशन बता दी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। फॉर्मूलेटिकली कैसे निकालेंगे, देखिए हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, फील्ड लाइंस से कैसे निकालते हैं, दैट इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास थ्रू पर यूनिट एरिया। ठीक है, अगर एक यूनिट एरिया में से जितनी फील्ड लाइंस पास करती हैं उतनी उसकी इंटेंसिटी होती है। ठीक है, तो एक यूनिट एरिया में से जितनी फील्ड लाइंस पास करती हैं उसे मैं ई बोलता हूं। ठीक है, तो ए एरिया में से, ए यूनिट एरिया में से जितनी फील्ड लाइन पास करेंगी, ठीक है, उसे मैं क्या बोलूंगा, ई डॉट ए बोलूंगा, ई क्रॉस ए। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया फ्लक्स हो गया। ठीक है, क्यों फ्लक्स हो गया, क्योंकि ये मुझे बता रहा है कि ए एरिया में से इतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। ठीक है, तो ये फ्लक्स हो गया मेरे पास। अभी मुझे फ्लक्स को जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना है, ये जनरलाइज्ड फॉर्म नहीं है, क्यों, क्योंकि जो फ्लक्स है वो क्या बता रहा है, नंबर बता रहा है। ठीक है, मींस ये स्केलर है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है। ठीक है, तो क्या करते हैं, मैं इसे एक और तरह भी लिख सकता हूं, सीधा तरह, कि आपने पढ़ा है कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि स्केलर आए, हम डॉट से मल्टीप्लाई करते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट आता है उनमें, तभी उसमें स्केलर आता है, क्रॉस में तो वेक्टर आ जाता है। तो इसे और एक तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये एरिया है, तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल होता है। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है एक थीटा एंगल में। ठीक है, तो जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजोल्व करूंगा तो मेरे पास दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, दैट इज ई साइन थीटा एंड ई कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अभी जो ई कॉस ऑफ थीटा वाला कंपोनेंट है वो ही एरिया से पास कर रहा है, ई साइन थीटा वाला कंपोनेंट जो है वो एरिया के बिल्कुल पैरेलल क्रॉस कर रहा है, उसमें से पास नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम सिर्फ ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लेते हैं फ्लक्स में, सो फ्लक्स आ जाती है मेरे पास ई कॉस थीटा इंटू ए। ठीक है, तो जब हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो मेरे पास आ जाता है ई डॉट ए। ठीक है, तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला है हमारे पास। ये फ्लक्स का फॉर्मूला तब है जब हम ओपन सरफेस लें। ठीक है, जब हम ओपन सरफेस में से फ्लक्स निकाल रहे हैं तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो ओपन सरफेस है, ठीक है, ये ओपन सरफेस है ना, तो यहां से फ्लक्स आ रही है। तो ओपन सरफेस में क्या होता है, ओपन सरफेस में जो फ्लक्स है वो डिपेंड करती है कि एरिया कितना है, ठीक है, चार्ज कितना है, यहाँ पे जो चार्ज है उसकी क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, जितना चार्ज, जो चार्ज की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी
उतनी फील्ड लाइंस बढ़ती जाएंगी और फ्लक्स बढ़ती जाएगी। ठीक है, और डिस्टेंस, ठीक है, चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना है, तभी तो ई जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना। जैसे जैसे इसका डिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज करती जाएगी। तो फ्लक्स जो है मेरे पास ओपन सरफेस में एरिया पे, चार्ज पे, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, बट जब हम क्लोज्ड सरफेस की बात करते हैं तो क्या होता है, देखिए अभी, तो जब हम क्लोज्ड सरफेस की बात करते हैं कि चार्ज को मैंने क्लोज्ड सरफेस में रख दिया है, तो ये क्लोज्ड सरफेस में कितनी फ्लक्स आ रही है। ठीक है, तो हम फ्लक्स को कैसे लिखते हैं, इंटेग्रल की फॉर्म में लिखते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो फ्लक्स को ऐसे क्यों लिखते हैं हम, उसका एक कारण है, इसकी और इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन में फर्क है। ठीक है, देखते हैं क्या फर्क है। अभी देखिए, तो देखिए अगर मैं 2 या 3 सरफेसेस यहां पर ले लूं, ठीक है, 2 स्फीयर्स ले लेता हूं, एक सिलेंडर ले लेता हूं, ठीक है, एक क्यूब ले लेता हूं, तो ये क्यूब है, ये दोनों जो है वो स्फीयर्स हैं, ठीक है, ये मेरे पास सिलेंडर है। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि आप इन 1 2 3 4 चारों सरफेसेस में से फ्लक्स निकालो कि फ्लक्स जो है इन चारों में डिफरेंट होगी या सेम होगी। ठीक है, तो आप कहोगे सेम होगी, मैं कहूंगा क्यों सेम होगी, तो आप कहोगे कि जो चार्ज है, हमने पढ़ा है फ्लक्स की डेफिनेशन में कि फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया। ठीक है, तो ये क्लोज्ड है, तो जो चार्ज है वो मान लीजिए 4 फील्ड लाइंस इमिट कर रहा है, तो 4 ही सिलेंडर से पास होंगी, 4 ही स्फीयर से पास होंगी, 4 ही क्यूब से पास होंगी। तो जो हमारे पास जो फ्लक्स है फॉर क्यूब, फॉर सिलेंडर, फॉर स्फीयर, ठीक है, वो इक्वल होगी। तो इसका मतलब है कि जो फ्लक्स है वो क्लोज्ड सरफेस की फ्लक्स जब क्लोज्ड सरफेस कर देते हैं वो इंडिपेंडेंट है of size and shape, ठीक है, and distance। तो जो फ्लक्स है, जब क्लोज सरफेस में हम फ्लक्स निकालते हैं वो इंडिपेंडेंट होती है साइज के कि साइज छोटा है या बड़ा है, ठीक है, शेप के कि कौन सी शेप है, स्फीयर है, क्यूब है या सिलेंडर है, या डिस्टेंस के वो कितनी दूर है। ठीक है, तो इस पे इसके इंडिपेंडेंट होती है और सबकी फ्लक्स जो है वो इक्वल होती है बाय डेफिनेशन। ठीक है, तो इस इक्वल फ्लक्स को हम बोलते हैं लॉ, जिसे हम बोलते हैं गॉस लॉ। ठीक है, और ये क्या होती है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इसे हम बोलते हैं गॉस लॉ। ठीक है, तो हमने कहा कि जो फ्लक्स है वो शेप साइज पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, और कांस्टेंट होती है। तो हर किसी में जो फ्लक्स होगी क्लोज्ड सरफेस की वो हमेशा कांस्टेंट होगी, दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जो हमें एक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करके बताया कि फ्लक्स जो है चार्ज पे तो डिपेंड करेगी करेगी और परमिटिविटी पे डिपेंड करेगी। ठीक है, जिसे हम गॉस लॉ बोलते हैं। ठीक है, लॉ क्यों है, क्योंकि ये फिक्स है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इसमें चार्ज क्या है, चार्ज वो चार्ज है जो क्लोज सरफेस में इनक्लोज होता है। ठीक है, जो क्लोज सरफेस कंटेन करता है चार्ज को, वो चार्ज हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ओपन सरफेस में हम बोलते हैं कि कितनी एनर्जी जो है उस एरिया में से पास करती है। ठीक है, बट यहाँ पे तो हमेशा कांस्टेंट आएगी, चाहे जितनी मर्जी शेप ले लो, जो मर्जी साइज ले लो। तो यहाँ हम बोलते हैं क्लोज सरफेस के लिए कि फ्लक्स क्या है, हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी ए क्लोज्ड सरफेस कंटेन्स। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि कितनी एनर्जी जो है वो क्लोज्ड सरफेस कंटेन कर रहा है अपने अंदर, उसे हम फ्लक्स बोलते हैं क्लोज्ड सरफेस की। ठीक है, तो क्यू बढ़ता जाएगा मींस एनर्जी जो कंटेन कर रहा है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो फ्लक्स बढ़ती जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक, कि मान लीजिए यहाँ पे चार्ज है और यहाँ पे क्लोज सरफेस ले ली मैंने, तो मैं कहता हूं यहाँ पे फ्लक्स निकालो, तो अभी आप कहोगे यहाँ पे फ्लक्स तो 0 होनी चाहिए। मैंने कहा क्यों, क्योंकि आपने कहा
कि आप जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है कि क्लोज सरफेस में जो एनर्जी कंटेन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो एनर्जी मींस इलेक्ट्रिक एनर्जी मींस चार्ज तो कंटेन ही नहीं कर रहा है ये, ठीक है, चार्ज कंटेन नहीं कर रहा है, इट मींस फ्लक्स जीरो होनी चाहिए। ओके, तो इसका देखने का एक और तरीका है, इसमें से कुछ लाइंस पास करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो जितनी नंबर ऑफ लाइंस जितनी फ्लक्स इसमें एंटर कर रही है उतनी ही फ्लक्स आउट कर रही है, ठीक है। इस मींस इसमें कोई एनर्जी कंटेन नहीं है। तो अगर कंटेन होती तो क्या होता, जितनी एंटर कर रही थी उतनी लीव ना करती, ठीक है। इट मींस इसमें इनबैलेंस होना चाहिए था। अगर इसमें चार्ज होता पॉजिटिव चार्ज तो इसमें क्या होता, 3 एंटर करती 4 लीव करती, या 3 एंटर करती 5 लीव करती, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, इसमें 3 एंटर करती पर 2 ही लीव करती, ठीक है। तो इसमें डिसबैलेंस होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि इस क्लोज सरफेस में कुछ एनर्जी कंटेन है, एनर्जी कंटेन है तो फ्लक्स नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। आपको पता चला। तो अभी हम देखते हैं कि जो गॉस लॉ है वो हर कहीं यूज हो सकता है, हर कहीं एप्लीकेबल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों फ्लक्स को जोड़ दिया, ठीक है। तो फ्लक्स क्या है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट दैट इज कांस्टेंट कॉल्ड गॉस लॉ, ठीक है। और हमारी बेसिक डेफिनेशंस को हमने क्लब कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो अगर हमने फॉर्मूला यूज करना है मींस गॉस लॉ यूज करना है तो ये फॉर्मूला हर कहीं एप्लीकेबल होना चाहिए और सॉल्वेबल होना चाहिए, ठीक है, तभी गॉस लॉ हम यूज कर सकते हैं। एप्लीकेबल है, ठीक है, तो हमने देखा हर कहीं एप्लीकेबल है, ठीक है। कोई भी सरफेस हो गॉस लॉ एप्लीकेबल है, वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये लॉ है तो ये एप्लीकेबल होना चाहिए, इट मींस गॉस लॉ एप्लीकेबल है। बट क्या हम इसे यूज कर सकते हैं हर जगह, हम इसे यूज नहीं कर सकते हर जगह, ठीक है। हमें बहुत केयरफुली इसे यूज करना पड़ता है। क्यों, देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि इस चार्ज पॉइंट चार्ज की वजह से, ठीक है, फ्लक्स निकालो सिलेंडर से, ठीक है, सिलेंडर से फ्लक्स निकालो, तो आप करोगे हाँ Q बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स है, इसको इक्वल कर दोगे इसके। बट अभी ये जो इंटेग्रल है वो सिलेंडर के लिए सॉल्वेबल नहीं है, ठीक है। तो आपको जो सरफेस है गॉसियन सरफेस हम इसे बोलते हैं, उसे चूज आराम से करना पड़ेगा, ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों ध्यान से करना पड़ेगा, अभी देखिए, पहली बात तो गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो कांस्टेंट होनी चाहिए। इट मींस कि अगर मैं स्फीयर लेता हूं तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होनी चाहिए, बट सिलेंडर में ऐसा नहीं होता। सिलेंडर में हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी कर जाती है, ठीक है, जिसके कारण हमें इस इंटेग्रल को इनफाइनाइट पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा, तो ये इंटेग्रल सॉल्वेबल नहीं होगा। सो इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज्यादातर सरफेसेस में से कांस्टेंट रहनी चाहिए। मींस कर्व्ड सरफेस, जैसे ये सिलेंडर है तो कर्व्ड सरफेस एरिया में कांस्टेंट रहे, नीचे वाले सरफेस में कांस्टेंट रहे, ऊपर वाले सरफेस में कांस्टेंट रहे। तो मैं इस इंटेग्रल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, तो 3 पार्ट सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। बट अगर ये इंटेग्रल ज्यादा पार्ट में टूट रहा है तो इसे सॉल्व करना मुश्किल है, ठीक है। तो ई कांस्टेंट रहना चाहिए। सेकंड बात है कि जो थीटा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है, सॉरी, एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है, सरफेस में। तो अगर थीटा भी चेंज हो रहा है तब भी हमें इस इंटीग्रल को तोड़ना पड़ेगा और इंटीग्रल सॉल्व करनी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन है थीटा भी कांस्टेंट रहना चाहिए सरफेसेस के लिए, ठीक है। तो 2 कंडीशंस है, और तीसरा है कि जो हम सरफेस लेते हैं वो सिमेट्रिक होना चाहिए, और जो हम सरफेस ले रहे हैं गॉसियन सरफेस, ठीक है, उसमें से कोई पॉइंट चार्ज पास नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर पॉइंट चार्ज पास कर गया तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिमेट्रिक लेना है, और जो चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसे सेंटर मान के गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आप कहोगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि किस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा गॉसियन सरफेस आएगा, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं। तो जैसी चार्ज की या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की ज्योमेट्री होगी वैसा ही आपने गॉसियन सरफेस लेना है, ठीक है। इट मींस ये नहीं है कि आप ले लोगे और गॉस लॉ एप्लीकेबल हो गया, और भी कंडीशंस आपको देखनी पड़ेंगी कि ये इंटीग्रल सॉल्वेबल होता है, अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो
आप नहीं लगा सकते गॉस लॉ, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम एप्लीकेशन में आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए मैं ज्योमेट्री की बात कर रहा था, यहाँ पर मैंने क्या लिया है, पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की ज्योमेट्री स्फेरिकल होती है, ठीक है। जैसे ड्रॉप की जो वाटर ड्रॉप होता है वो स्फेरिकल होता है ना, वैसे ही पॉइंट चार्ज की ज्योमेट्री स्फेरिकल होती है। तो उसकी जो गॉसियन सरफेस आएगी वो स्फेरिकल आएगी, ठीक है। अभी वायर है, अगर वायर है, पॉजिटिव वायर है, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर, तो वायर जो है वो सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है। तो उसकी गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल होगी। ऐसे ही जिस जिस ज्योमेट्री की भी आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं, उसी ज्योमेट्री की गॉसियन सरफेस लेनी है, ठीक है। आपको पता चल गया। तो कोई भी आपको क्वेरी है यहाँ पे, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।